दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र और ये इस सीरीज की 12th क्लास है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो अगर अभी तक आपने 11 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 11 क्लासेस को जरूर देखिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्लासेस है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो वेरियस स्टेट्स में आपके पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको एक बार जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को आराम से देखिए। निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वेयर अमंग द फॉलोइंग आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? मालवा प्लेटू, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट जिसको कि वेस्टर्न घाट कहते हैं, और छोटा नागपुर प्लेटू। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके कहां पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का सी आपका सही उत्तर है। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न था। क्लास इसके पहले मैंने आपसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो भारत में है, जिसमें हिमालय रीजन आपका कवर होता है, वेस्टर्न घाट कवर होता है, इंडो बर्मा एरिया आपका कवर होता है और सुंडालैंड। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये आपको पता है। तो जब हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें मतलब यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाएगी, बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है ये। और अब याद रखिएगा यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं जो साल भर आपके हरे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पतझड़ आपकी नहीं देखी जाती, सदाबहार वन बोला गया इसको, तो ये साल भर आपके हरे भरे रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं हैं? अब क्लास देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस प्रीलिम्स 2013 का प्रश्न है। जब भी यूपीएससी के प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं तो वो लेंदी ही होता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ज्यादातर प्रश्न लेंदी होते हैं, ये आप खुद नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको बोला है कि कभी भी यूपीएससी के प्रश्न को देखकर घबराइएगा नहीं, लेंदी है लेकिन इजी होंगे। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा समझ के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यूनिक फीचर्स की बात की गई है किसके? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या दिया गया है ऑप्शन, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअसली कैनोपी। तो जो भी आपके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं और बहुत सब क्या है एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं और इस तरीके से सटे हुए हैं कि यहाँ पे कैनोपी का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी बताते हैं। दूसरा देखिए को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। अब आप देखिए यहाँ पर हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं और पहले ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पर बहुत घने वृक्ष पाए जाते हैं और बहुत करीब बहुत बगल बगल में पाए जाते हैं। तो आप समझिए जब हम वृक्षों की बात करें तो हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल रीजन में आपकी स्पीशीज भी बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बायोडायवर्सिटी वाला जैव विविधता वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इक्वेटर है
ये इक्वेटोरियल रीजन है। तो इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा से जब आप ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता जो है वो घटती जाती है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी जो है वो आपकी घटती जाती है। इधर भी जब आप पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता जो है, बायोडायवर्सिटी जो है वो घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपको किस रीजन में मिलती है? इक्वेटोरियल रीजन में मिलती है, ठीक है। और यहाँ के जो वन होंगे तो यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज भी बहुत ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटीज ऑफ एपीफाइट्स, बहुत सी जातियों का सह-अस्तित्व हो, ये ठीक है, ये मैंने बता दी स्पीशीज है। देखिए, अधिपादपों की असंख्या किस्मों की विद्यमानता हो, ठीक है, असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, ठीक है। यहाँ पे अधिपादपों की बात की गई है। अब क्लास यहाँ पर आप देखिए, जब भी हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपके बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं, और इन सारे वृक्षों के बीच में एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा रहता है। किस चीज के लिए कंपटीशन चल रहा रहता है? सनलाइट के लिए। ये चीज याद रखिएगा, सनलाइट के लिए, प्रकाश के लिए, ठीक है। तो ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके की कैनोपी फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके की कैनोपी फॉर्म करते हैं। यही चीज आपके पहले स्टेटमेंट में दी गई है, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्रोन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। कैनोपी क्या है? इसी को हम कैनोपी कहते हैं। ये जो आपका वृक्षों द्वारा जो ऊपर वाला सरफेस आपका फॉर्म हो रहा है, इसी के लिए कैनोपी यूज किया जाता है। तो देखिए, पहला भी स्टेटमेंट आपका सही है, मैंने बता दिया। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज भी पाए जाएंगे, ये भी सही है। अब यहाँ पर बस एक टर्म जो है अधिपादपों, ठीक है, अधिपादपों की बात की गई है, एपीफाइट्स की बात की गई है। तो ये क्या होते हैं? देखिए, एपीफाइट्स जो होते हैं वो आपके प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे पेड़ पर उगे हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक ट्री है। अगर ये मैंने एक ट्री बनाया, ठीक है, ट्री का ये जो वुड वाला जो ये एरिया है, इसे पे छोटे छोटे प्लांट्स आपके ग्रो कर जाए, ये आपकी वैरायटी होती है एपीफाइट्स के, ठीक है। मतलब जो एपीफाइट्स होते हैं वो सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो तीनों विशेषताएं दी गई हैं, ये तीनों विशेषताएं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको मिलती हैं। बहुत डेंस होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, कैनोपी फॉर्म करता है। हाँ, यहाँ पे बायोडायवर्सिटी रिच होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आपको मिलते हैं, ठीक है, ये भी एकदम सही है। और यहाँ पे आपको एपीफाइट्स भी मिलते हैं, ठीक है, अधिपादप भी मिलते हैं जो कि दूसरे वृक्षों पे आपके उगते हैं, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैंने फिगर आपको दिखाया तो आपको क्लियर हो गया होगा कैनोपी क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसे होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, और एपीफाइट क्या होते हैं। आप तुरंत इस आंसर को दे सकते थे, इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अब थर्ड प्रश्न को देखते हैं, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स का है 2015 का। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, इनमें से कहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की गई है, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की गई है। तो देखते हैं कहां कहां पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पर किन किन रीजन की बात की गई है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश दिया गया है और एक मिजोरम दिया गया है ना, हाँ, मिजोरम दिया गया है। तो आपने इंडिया के मैप में देख लिया, इतना आपको पता है कि ऊपर की तरफ आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में जाएंगे इधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और इधर आपका मिजोरम है। अब भारत में ही हम नेचुरल वेजिटेशन को देखते हैं। भारत में जब हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया साल भर जो पेड़ हैं आपके हरे भरे रहते हैं, कभी भी पतझड़ नहीं होते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आता है, एवरग्रीन लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब क्या, जो एक समय पे अपनी पत्तियों को गिरा दे। आप कहते नहीं है कि ऑटम आ गया, ठीक है, देखो पतझड़ वाला मौसम आ गया, पत्ते गिरना शुरू हो गए, तो
अगर यूपी की हम बात करें तो पतझड़ में दिखता है ना, पेड़ों में से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कभी ये नहीं कहोगे ना कि मैम उत्तर प्रदेश में आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हमेशा हरियाली रहती है। नहीं ना, क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम खुद पतझड़ देखते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी सोचो। तो जो आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो एक समय पे अपना एक सीजन में अपने पत्ते को गिरा देते हैं, फिर वो ग्रीन हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जहां बहुत ठंडा रीजन होता है वहां पे आपके माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप देखिए कॉनिफरस फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं, कुछ इस तरीके, जो क्रिसमस ट्री हम लोग बचपन में बनाते थे, ऐसे कोन वाले जो वृक्ष, याद करो क्रिसमस ट्री बचपन में इस तरीके से बनाते थे हम लोग, यहाँ पे ऐसे कोन रहता था, तो इसको कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट आपका हो गया। तो ये किस रीजन में आपके पाए जाते हैं? जहां पर बहुत ठंड होती है, थोड़ा कांटे भी होते हैं इनमें, ठीक है, क्योंकि वहां का मौसम उस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेपर में जो प्रश्न पूछा था यूपीएससी में, वो पूछा था ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप ये जो डार्क ग्रीन वाला रीजन देखेंगे क्लास, एक मिनट यहाँ पर हाँ ये देखिए, ये रीजन जो है मैप में, ये जो डार्क रीजन है ना, ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट शो कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो ये आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इधर मिल रहा है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलते हैं, इधर देखिए, ठीक है। और इधर वेस्ट बंगाल वाले, इधर वाले रीजन में थोड़े ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो समझो हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ठंडक है, ऊपर की तरफ है भारत के मैप में, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे किस तरीके के अगर वृक्ष आपके पाए जाएंगे? उस तरीके के जो हम लोग क्रिसमस ट्री मनाते थे, क्योंकि ठंड पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो दूसरा आपका नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। और मैंने बताया आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है, मिजोरम के रीजन में भी मिलेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर भारत में बात होगी तो वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के रीजन्स में आपको यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदापर्णी वन, ठीक है। चलिए, अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग, इतना उस पर मत लीजिएगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको मैं डिस्कस कर लूंगी। फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। ये यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है, ठीक है, 2017 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायवर्सिटी किन फॉरेस्ट में पाई जाती है, ये पूछा है। अभी मैंने कितनी बार आपको बताया कि जब भी हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डायवर्सिटी दिखेगी, और ट्रॉपिकल रीजन में ही आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डायवर्सिटी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलेगी, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ये चीज क्लियर हो गई ना? वो वाला डायग्राम याद रखना जो बायोडायवर्सिटी वाला मैंने आपको बताया था, ये इक्वेटोरियल रीजन होता है, फिर इसके ऊपर आपका टेम्परेट रीजन होता है। तो आप जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करते हैं, जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो आपकी घटती जाती है, और पोल्स में आपकी जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि बहुत ठंडा एरिया होता है। फोर्थ का डी आपका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही बात कि डायवर्सिटी की बात की गई है। डायवर्सिटी ऑफ ट्री प्लांट्स एंड एनिमल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इंग्लिश में इसको ए कर लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे गलत दे दिया है, ठीक है। तो सबसे आप सभी को इसका उत्तर पता है, बताइए किसका है? ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट का, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ठीक है। फिफ्थ का बी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ना, पर्णपाती मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, जो एक समय पे अपने पत्तों को गिरा देते हैं, पर्णपाती, समझ में आ रहा है। सवाना आपका ग्रास लैंड होता है, जहां पे बड़ी बड़ी ग्रासेस पाई जाती है। चलिए, सिक्स्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ठीक है, पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो यहां पर भी आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर। 6th का बी आपका सही उत्तर होगा। 7th देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? ठीक है, यहाँ पे टीक की बात की गई है, टीक ट्री की बात की गई है, सागौन की बात की गई है। अब बताओ तुम लोग, यूपी में तुमको सागौन के पेड़ दिखते हैं? बताओ, दिखते हैं ना? सागौन का जो पेड़ होता है उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, पतझड़ में दिखता है, पत्तियां अपनी गिरा देता है। यूपी में क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट है? बताओ, यूपी की जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट है? तो नहीं है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपके नहीं होगा। जब हम सागौन वृक्ष की बात करेंगे तो किस रीजन में होगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, यहां पर आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, क्योंकि इधर के जो रीजन्स हैं यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सागौन आपके उगते हैं, आपको दिखता है सड़क के किनारे, लोग अपने घर के पास सागौन का लगा देते हैं पेड़। और इधर का जो रीजन है वो आपके किस रीजन में आता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हम लोगों का रीजन है, ये वाला इधर दिख रहा है, ये वाला रीजन। एक बार इसको क्लीन कर दूं क्या, या चेंज कर देती हूँ पेन का कलर ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखे। यहां पर हम ये ले लेते हैं, तो ये देखिए, ये जो रीजन है इधर वाला, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला क्लास। ठीक है, ये जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, ये आपका क्या शो कर रहा है? डेसिडुअस फॉरेस्ट को। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का, पर्णपाती। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश रीजन आता है और इस रीजन में आपको सागौन के वृक्ष दिखते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया इस तरीके से। 8th प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अब देखिए वही है कि सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष आपके कहां पर है? तो झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? तो यहां पर आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। 8th का डी आपका सही उत्तर है। 9th प्रश्न को हम देखते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो यहाँ पे मैंग्रोव की बात की गई है। तो जो मैंग्रोव के पेड़ होते हैं कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर होते हैं, ये आपको दिख रहा है पानी है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर देखिए ये मैंग्रोव के वृक्ष हैं जिनकी की जड़ें आपको पानी के ऊपर दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इनकी जड़ें रहती है पानी के ऊपर और पानी के अंदर भी। तो ये मैंग्रोव्स जो है वो मेनली आपको सुंदरबन में पाए जाते हैं, सुंदरबन रीजन में। तो 9th का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां, भारत के किन स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो जब भी मैंग्रोव की बात हो और सुंदरबन आपको दिखे तो तुरंत टिक लगा दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब भी बात हो और आपको वेस्टर्न घाट दिखे तो तुरंत टिक लगा दो। ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो और आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखे तुरंत टिक लगा दो। वैसे ही मैंग्रोव वनस्पति की बात हो, मैंग्रोव वेजिटेशन की बात हो और आपको सुंदरबन डेल्टा दिखे तो तुरंत टिक लगा दो। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात दिखे और भारत में बात करें तो वेस्टर्न घाट तुरंत टिक लगा दो। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी होता है, स्टेट्स में भी होता है ये चीज। अब थोड़ा सा मतलब प्रश्न घुमा फिरा के एक ही तरीके ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। चलो यहाँ पर देखो, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, अभी हमने देखा सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव्स आपके मिलते हैं। इसी तरीके से जो कोस्टल रीजन आपका गुजरात का है वहां पर, अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कभी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो आप याद रखेंगे सुंदरबन डेल्टा रीजन में, ये वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वहां पर। ठीक है, उसके बाद गुजरात में, यहां पर देखिए, उसके बाद गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और केरल और पुडुचेरी में भी मैंग्रोव्स आपके पाए जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा आपके अमाउंट में नहीं है वहां पर मैंग्रोव्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। यूपीएससी का प्रश्न है 1995 का, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो वीडियो को अगर आप पॉज करिए तो आराम से इस प्रश्न को पढ़िए। मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मोनोकल्चर की बात की गई है और बोला गया है प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। ठीक है, एक पादप कृषि की अनुकम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ठीक है, जो हम लोग
लकड़ियों का विचार से उन दोहन कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, यहाँ पर देखिए तुरंत अंडरलाइन करिए, मैंग्रोव के विनाश की बात हो रही है। आदिवासियों द्वारा लकड़ियों की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। फिर यहाँ पर फ्रेश वाटर पॉकेट्स की बात करी है। तो यहाँ पर क्लास अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इस पैसेज में 2-3 बार आपके मैंग्रोव के विनाश की बात हो रही है, ठीक है, जो मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो देखिए अब ये इतना बड़ा पैसेज था, आप लोग अगर घबरा गए कि यूपीएससी का प्रश्न है, नहीं लगेगा, लेंदी है, कैसे लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर याद होगा कि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा है, जब भी मैंग्रोव्स की बात आए तो मैंग्रोव्स की बात आए और सुंदरबन लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ना कहना कि 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। अब इतने बड़े पैसेज में आपको बस एक चीज देखना था, यहाँ पर बार बार मैंग्रोवों का विनाश की बात हो रही है और सबसे ज्यादा अगर हम देखें मैंग्रोव्स आपके कहाँ पाए जाते हैं तो वो है सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा, ठीक है, 11th का ए आपका सही उत्तर है। तभी मैं कहती हूँ यूपीएससी के लेंदी प्रश्नों को देख के घबराया मत करो, उसमें वो कहना क्या चाह रहा है उस हिंट को पकड़ो। अब यहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न था, आराम से घटना चक्र खोलना और प्रश्न को आराम से पढ़ना, या फिर वीडियो को पॉज कर लेना और इस प्रश्न को 2-3 मिनट लेके खूब आराम से पढ़ना और सोचना कहना क्या चाह रहा है। जैसे ही मैंग्रोवों के विनाश के बारे में देखोगे, ठीक है, तुरंत दिमाग में आएगा सुंदरबन डेल्टा, टिक लगाओगे। हाँ, अगर कुछ और ऐसा हिंट देता जो कि दूसरी चीज से रिलेटेड हुआ तो बात दूसरी थी। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, ठीक है, तो गोदावरी नदी के डेल्टा पर कौन सा क्षेत्र अवस्थित है ये पूछा है। कुंडापुर, होनावर, मालपे और कोरिंगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका कोरिंगा, डी। कोरिंगा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी के डेल्टा पे ये अवस्थित है। अब क्लास यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा, जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया है मैंग्रोव्स को अगर हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स आपके पाए जाते हैं और स्पेशली ये जो सुंदरबन डेल्टा वाला रीजन है यहाँ पर मैंग्रोव्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इधर उड़ीसा रीजन है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, इतना तो आपको पता है। तो फिर यहाँ पर उड़ीसा वाले रीजन में जो भीतरकनिका है और चिल्का रीजन है, इधर भी आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। भीतरकनिका आपका सॉल्ट क्रोकोडाइल के लिए, मगरमच्छ के लिए बहुत फेमस है, और जब चिल्का रीजन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे उनकी ब्रीडिंग होती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आइए आंध्रा रीजन में, तो ये आपको ईस्ट गोदावरी रीजन दिख रहा है और इसी के नीचे आपका कोरिंगा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कृष्णा रीजन दिख रहा है। तो कोरिंगा कहाँ पर है बताइए, आंध्र प्रदेश में है। और क्या ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। पुलिकट में आप आएंगे तो ये आपका देखिए, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन के बीच में यहाँ पर पुलिकट लेक आप बात करते हैं, यहाँ पे भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। केरल में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन वेम्बनाड झील में थोड़े बहुत मैंग्रोव्स देखे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएंगे इधर की तरफ, यहाँ पर गुजरात रीजन में, तो गल्फ ऑफ खंबात में इधर भी थोड़े बहुत मैंग्रोव्स की पॉपुलेशन आपको दिखती है, और यहाँ पर महाराष्ट्र रीजन, इन सब रीजन में भी थोड़े थोड़े अमाउंट में आपके मैंग्रोव्स दिखते हैं। बस ये मैप में थोड़ा सा लोकेट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में अगर प्रश्न पूछे तो गलत ना हो। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो प्रोटेक्टेड मैंग्रोव एरिया आपका कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका गोवा में है, ठीक है। तो यहाँ पर 13th का आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए इधर गोवा का रीजन आपको दिख रहा है, गोवा रीजन, यहाँ पर भी आपका मैंग्रोव, यहाँ पे एक मैंग्रोव प्रोटेक्टेड एरिया है। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं आपको, और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, तो ये कौन सा रीजन है। ये IAS 2015 का प्रश्न है। अब आप लोग
ये मत सोचना कि मैम आपने तो बोला था जहां भी मैंग्रोव दिखेगा वहां पर सुंदरबन डेल्टा लिखा होगा, वेस्ट बंगाल लिखा होगा, तो खट से टिक लगा देना। बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, हाँ बोला था। लेकिन आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, यहाँ पर बोला गया मैंग्रोव वन भी पाए जाएंगे, एवरग्रीन की भी बात की गई है, डेसिडियस फॉरेस्ट की भी बात की गई है, पर्णपाती, सदापर्णी और मैंग्रोव 3 की बात की गई है। अब मुझे बताओ क्या किसी स्टेट में ऐसा पॉसिबल है? देखो यहां पर देखो, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर तटीय मतलब आंध्र प्रदेश का जो उत्तर तटीय भाग है वहां पर आपके मैंग्रोव भी, डेसिडियस भी, एवरग्रीन भी, तीनों फीचर्स। बताओ दक्षिण पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है उसका दक्षिण रीजन, साउथ रीजन की बात की गई है। फिर यहाँ पे सौराष्ट्र की बात की गई, दक्षिण सौराष्ट्र की बात की गई है। लेकिन डी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की गई है। तो आप समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर संयोजन की बात की गई है, मतलब मैंग्रोव, डेसिडियस और आपका एवरग्रीन तीनों आपके मिलते हैं, मतलब तीनों के फीचर्स आपके मिलते हैं। तो क्या ये एक स्मॉल रीजन में पॉसिबल होगा? यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन को बार बार बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दक्षिण सौराष्ट्र में। लेकिन ये जो है द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह, तो यहाँ पर ज्यादातर चांसेस क्या होंगे सही होने के? डी सही होंगे और यही आपका सही उत्तर है। यूपीएससी में इसी तरीके से स्टूडेंट्स सोचते हैं जब वो आंसर सही लगा के आते हैं। नहीं तो सबको सब कुछ नहीं आता है, एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 फीचर्स बोले गए थे और 3 फीचर्स एक छोटे से एरिया में पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफिक लोकेशन दी गई थी, यहाँ पे एक लार्ज एरिया की बात की गई थी, पूरे द्वीप समूह की बात की गई थी। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे लंग्स ऑफ अर्थ किसको बोला जाता है ये बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स ऑफ अर्थ अमेज़न वर्षा वन को बोलते हैं, ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे लंग ऑफ अर्थ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है ना, और जहां पर फॉरेस्ट है, ट्री है, वहां पे आपको ऑक्सीजन फॉर्म होगा, ठीक है, तो इसलिए लंग्स बोला जा रहा है। चलिए 16 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? यहाँ पर क्या बोला गया है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है। किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, पर्णपाती जब भी बोलूं तो डेसिडियस फॉरेस्ट बोलूंगी, ठीक है। इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा चीजों में अपने मतलब चेंजेस लाना पड़ेगा, उनको हिंदी की जागरूकता होनी चाहिए और हिंदी वालों को भी थोड़ा अंग्रेजी आनी चाहिए, तो दोनों माध्यम को बैलेंस रूप में चलना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी दिक्कत होगी, अगर नहीं समझ में आता कमेंट में पूछना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात की गई है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की गई है। अब तुम हम लोग कहाँ रहते हैं बताओ? हम लोग एशिया में रहते हैं, मानते हो, ठीक है, भारत एशिया का पार्ट है, मानते हो। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिखते हैं भारत में, ठीक है। अभी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, दिखते हैं, तो क्यों परेशान होना है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के बारे में? एशिया लिखा है, तुरंत टिक लगा दो। 16 का बी आपका सही उत्तर है। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर रेड सेंटर्स की बात की गई है, ठीक है, के संदर्भ में कुछ आपको मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। तो यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। एक भाग में मतलब ये जो रेड सैंडर्स हैं आपके, ये आपके दक्षिण भारत में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, ठीक है, एक उसमें, या दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। अब क्लास एक चीज जानिए, यहाँ पे दक्षिण भारत की बात हुई है तो आपके साउथ रीजन की बात हुई है, पूरा सदर्न रीजन की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न रीजन में आपको दिखते हैं, ठीक है, इधर वेस्टर्न घाट में आपको दिखते हैं। इधर अगर हम देखें, एक बार मैं इंडिया वाला मैप खोल के दिखाती तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, 1 मिनट का समय। इधर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आपका वेस्टर्न घाट है और इधर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो इधर आपको कौन सा दिख रहा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती
वन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम ब्रेड सैंडर्स की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये आपके दक्षिण भारत में पाए जाने वाली मूवी भी बनी है इस पे, अगर आप लोग देखते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में नहीं, ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर केवल एक आपका सही है, 17 का ए आपका सही उत्तर है। ये भी आईएएस प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न था यूपीएससी का। चलिए 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट की बात की गई है, ठीक है, आपको पता है। साउथ वेस्टर्न घाट की बात की गई है, आर्द्रवन, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि ये जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है, यहाँ पर आपके ट्रॉपिकल मॉस्ट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, आर्द्रवन, ठीक है। तराई क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, कच्छ का रण में आपको घास के प्रदेश, ठीक है। और पूर्वी दक्कन पठार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्द्रवन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? दक्कन का पठार, ठीक है, ये वाला। क्योंकि अभी देखिए हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे भारत में, तो ये आपको वेस्टर्न घाट में मिल रहे हैं और फिर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही मिल रहे हैं, ठीक है, डेक्कन पठार में नहीं। तो यहाँ पर 18 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, भारत का मैप दिमाग में रखना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है, ठीक है, 2017 का है तो अच्छा होगा, देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन की बात की गई है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की गई है, शंकु वृक्ष की बात की गई है। मैंने आपको बताया है कॉर्निफरस फॉरेस्ट जो है, जो शंख की तरह इस तरीके के जो फॉरेस्ट है, वो आपके ठंडे एरिया में पाए जाएंगे, जो हम लोग क्रिसमस ट्री बचपन में बनाते थे, ठंडे एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। फिर मैंग्रोव्स दिया है, ऑटम फॉरेस्ट दिया है, तो करते चलते हैं। चलिए, कॉर्निफरस फॉरेस्ट आपके ठंडे एरिया में पाए जाएंगे, सुंदरबन हिमाचल प्रदेश राजस्थान, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। राजस्थान ठंडा एरिया है? नहीं। हिमाचल प्रदेश ठंडा एरिया, हाँ, तो बी का सेकंड। मैंग्रोव्स दिया है, जैसे मैंग्रोव्स के सामने आपको सुंदरबन दिखे और दिख रहा है सुंदरबन, तुरंत टिक लगाओ, ठीक है, तो सी का फर्स्ट। तो यहां पर देखिए बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट, ये वाला, ठीक है, डी वाला अभी और देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया है और ऑटम फॉरेस्ट दिया है। तो बताइए पतझड़ वन आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर राजस्थान में मिलेंगे, और साइलेंट वैली में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पतझड़ वन जो है वो राजस्थान में ही मिलेंगे ना, और उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलेंगे? इधर ट्रॉपिक वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, और इधर ही साइलेंट वैली का कुछ हिस्सा आएगा। तो हो गया, सब आ गया आप लोगों को। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है 2011 का। तो यूपीएससी का प्रश्न है तो लेंदी प्रश्न होगा, लेकिन मैं फिर बोलूंगी लेंदी प्रश्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घबराएंगे, ठीक है। प्रश्न आसान भी हो सकता है, तो एकदम ठंडे दिमाग से इसको पढ़िएगा। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इंग्लिश मीडियम वाले जो चीज मैं पढ़ रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा बस मेरी बातों पे। यहाँ पे लिखा है 2004 की जो सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव्स तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकता है। मतलब सुनामी जो तटीय आपदाओं के विरुद्ध ये एक विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है सुनामी के केस में आपके, ठीक है। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? तो सीधा प्रश्न है कि जो मैंग्रोव्स है वो किस तरीके से आपको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये प्रश्न है। इसको अंडरलाइन करिए, यूपीएससी का प्रश्न है तो इसको अंडरलाइन करिए, बड़ा है लेकिन परेशान नहीं होंगे। हम देखते हुए चलते हैं। देखिए, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। अब बताओ यहाँ पर प्रश्न पूछा है गरान जो मैंग्रोव्स है वो सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, तो वो आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये बात बोली है। क्या इसका पहला जो ऑप्शन है आपका सही होगा? नहीं, यहाँ पे तो बोला गया यहाँ पे कोई मानव बस्ती नहीं होते, लोग रहते नहीं, अरे छोड़, उससे क्या, सुरक्षा किस तरीके से प्रोवाइड करता है, बस इस पे फोकस करना।
दूसरा ऑप्शन देखो, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। आपदा के बाद की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे सुनामी के समय की बात की गई है। ये सुरक्षा भाड़े की तरह काम कर रहा है और ये किस प्रकार सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है सुनामी के समय, उसकी बात की गई है। तो ये आपदा के बाद की बात नहीं की जा रही है। थर्ड देखते हैं, गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये तो हमको पहले ही क्वेश्चन में आपका बता दिया गया है कि जो गरान है वो आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं सुनामी जैसे। तो उसी चीज को ऑप्शन सी में और इलैबोरेट कर दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। ऑप्शन डी देखते हैं, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ते। यहाँ पे क्या बोला है, जब भी साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, तो उस समय जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं उनकी जड़ें बहुत ज्यादा आपकी क्या होती, सघन होती है, जिसकी वजह से ये उखड़ते नहीं है और एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं। तो गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, गरान की जो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो बहुत सघन होती हैं, जो कि तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ती हैं। इस तरीके से ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो 20वें का आपका सबसे सही आंसर आपको क्या लग रहा है, डी लग रहा है। देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है, 2011 का है, लेंदी प्रश्न है लेकिन आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए नहीं परेशान होइएगा। अब ये देखिए आप, यहाँ पर आपको पानी वाला रीजन दिख रहा है, ठीक है। अब सुनामी आई, बड़ी बड़ी लहरें आई, तो जैसे बड़ी बड़ी लहरें आएंगी ये आसानी से आपकी जो बसी बसाई बस्तियां हैं वहां पर घुस के सब बर्बाद कर देंगी। लेकिन पहले फिगर में आप देखिए यहाँ पर मैंग्रोव्स के पेड़ हैं, ठीक है, जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं, बहुत डीप है। यहाँ पर जब लहरें उठेंगी तो ये पेड़ एक बैरियर की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये पानी का जो बहाव है उनकी स्पीड को कम करेंगे इधर से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये एक बैरियर का काम करते हैं और ये इस एरिया को जो आपकी बसी बसाई बस्तियां हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मैंग्रोव्स का जो आप लोग मैंग्रोव्स को लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको मत करिए। समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से जो आपने ये जो बसी बसाई बस्तियां हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब भी ऐसे लहरें उठेंगी, ज्वार भाटा आएगा, साइक्लोन आएगा, चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ये 2006 में और यूपी पीसीएस रियायसी 2010 में पूछा गया है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव्स का निर्वनीकरण हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देखिए दोनों ही आपका सही है, ठीक है। हम कह सकते हैं उड़ीसा में सबसे ज्यादा साइक्लोन इसीलिए आता है क्योंकि वहां पे मास डिस्ट्रक्शन हुआ है मैंग्रोव्स का। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मैंग्रोव्स के मास डिस्ट्रक्शन से सुनामी और ये चक्रवात, साइक्लोन, ठीक है, टाइड्स जो आपकी होती हैं, इन सब से जो होने वाले जो हार्मफुल कॉजेज है वो आपके और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। 22वें प्रश्न को देखते हैं। भितनकर्णिका गरान, वही भितनकर्णिका रीजन में मैंग्रोव्स के बारे में मैंने आपको बताया है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये यूपीआरओ एआरओ प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है या पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अब देखिए जब मैंने आपको भितनकर्णिका बताया था तो मैंने बताया था ये सॉल्ट क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो आपके जो मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और ये आपका उड़ीसा रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा आपका गलत है, पहला भी आपका गलत है, ना तो एक ना तो दो होगा। जब भी हम भितरकर्णिका रीजन की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है, केंद्रपाड़ा जिले में है और यहाँ पर आपकी ब्राह्मणी और वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में ये स्थित है। ये याद रखिएगा, ठीक है। महानदी, वैतरणी और ब्राह्मणी रीजन में डेल्टा में है, ना कि यहाँ पर सुवर्ण रेखा जो आपका लिखा है वंशधारा और सुवर्ण रेखा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। 23वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है, आईएएस का, ठीक है, 2010 का। तो चलिए देखते हैं। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष में टेक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। देखिए क्लास, जब यूपीएससी का प्रश्न बनता है तो उसमें जो रेड डेटा बुक में जो आपके डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो भी आपके न्यूज में रहते हैं उससे रिलेटेड ये प्रश्न बना देते हैं।
ठीक है। तो बोला जाता है कि जो भी अभी आपके स्पीशीज, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या कुछ भी हो, वो न्यूज में है, उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल निकला है तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे टेक्सास वृक्ष के बारे में जो भी चीजें दी गई है वो सही है। टेक्सास वृक्ष जो है वो हिमालय में आपके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। रेड डेटा बुक में ये लिस्टेड है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, बताइए। रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिवीजन करिए। कौन पब्लिश करता है रेड डेटा बुक को, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, ठीक है। और टेक्सास वृक्ष जो है वो टेक्साल नामक औषधि इसमें प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध काम करती है। ये सभी आपके सही हैं, तो 23 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 देखते हैं। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। यहाँ पे लिखा है जो मैंग्रोव्स होते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम फाउंड इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया बॉर्डरिंग द सम कोस्ट लाइन। आपको मैंने बताया तटीय रीजन में मैंग्रोव्स आपके पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव्स होते हैं क्लास, वो इकोटोन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपकी होती है, ये चीज याद रखिएगा। फिर दूसरा दिया गया, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीन का काम करते हैं। मैंने आपको बताया है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोस्ट लाइन एरिया में होते हैं तो किस तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन एक दूसरे की मतलब एजर्शन रीजन वाला, कथन कारण वाला नहीं है ना, क्योंकि ठीक है ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, कोस्टल लाइंस में आपके पाए जाते हैं, आप भी ये चीज मानते हैं, सही है, ठीक है। ये कोस्ट लाइन में एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, हमने फिगर के थ्रू डिस्कस किया, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का कथन कारण वाला नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है। प्राकृतिक रूप से उगने की बात की गई है, हिमालयन रीजन की बात की गई है, ठीक है, मतलब थोड़ा ठंडा एरिया होगा। यहाँ पे बांस दिया है, बुरुंश दिया है और चंदन दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चंदन की बात करेंगे तो ये चंदन जो है वो आपका चंदन का जो वुड होता है ना क्लास, देखो चीजें ऐसे भी समझो, जहां पर सनलाइट ज्यादा होगी, जहां पर वहां पे जो वुड होगा ना वो आपका ठोस होगा, मतलब कड़ा होगा, थोड़ा ठोस होगा, ठीक है। जहां पे ठंडा वाला मौसम होगा वहां पे आपका थोड़ा सा अलग वैरायटी का वुड होगा। अब देखो जो आपके जो पेड़, जैसे हम कैक्टस की बात करते हैं, एलोवेरा की बात करते हैं, ये सब जहां पे बहुत गर्मी होती है वहां पे पाए जाते हैं। पेपर में एक बार यूपीएससी में ये भी प्रश्न पूछा था कि जो कैक्टस होता है उसमें कांटेदार पेड़ होता है ये, ठीक है, और ये मेनली आपका रेगिस्तान वहां पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो सराउंडिंग्स है उसको अडेप्ट करके ये इस तरीके का हुआ है। यहाँ पे कांटे हैं तो इवेपोरेशन जो होता है वो कम होता है, समझ में आ रहा है। एलोवेरा में आपका जेल होता है तो ये ज्यादा गर्म, ये धूप में आपके सस्टेन करते हैं। अभी कोमल पत्ती वाला पेड़ ले जाके धूप में रख दो, वो सूख के मुरझा के खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब आप धूप वाले एरिया की बात करेंगे वहां पे जो पेड़ पाए जाएंगे वहां उनकी वुड जो होगी वो हार्ड वुड होगी। तो यहाँ पे चंदन जो है वो आपके हिमालयन रीजन में नहीं पाए जाते। थोड़ा सा भी ऐसे दिमाग में ना, ये यूपीएससी का प्रश्न है, अब किसको क्या पता बताओ। कोई बच्चा रट के बैठा चंदन कहाँ पाया जाता है, वो सदाबहार, मतलब ये आपका अभी हमने क्या डिस्कस किया था, टीक प्लांट को क्या बोलते हैं, जो सागौन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो ना, सागौन की लकड़ियां ठक ठक, चंदन जो होता है चंदन घिस घिस के, तो ये तो इधर वाले रीजन में पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे ही ये करोगे तीसरा, नहीं मैम चंदन हिमालयन रीजन में नहीं पाया जाता, ठंडे वाले इधर वाले रीजन में हम लोग की तरफ पाया जाता है, तो इसको देखो 3 जैसे एलिमिनेट करोगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बांझ बुरुंश से क्या करना है, आपका 25 का ए आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको सोचना है जब यूपीएससी के प्रश्न लगाने हैं, ठीक है। चलिए 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। कथन कारण। वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे दिया है फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, दे एनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। तो आप सभी को पता है इसका दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का कथन कारण नहीं है। तो यहाँ पर 26वें का बी आपका सही उत्तर है। देखते हैं
कथन दिया है, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लोकेटेड इन एन एरिया एंड कैन बी यूज्ड इन अ फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति से हमें मिले, किसी स्पेसिफिक एरिया में लोकेटेड है, फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसोर्स क्या है, साधन क्या है, जो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, दूसरा देखिए, कारण दिया है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिक एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए क्लास, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका यूज किस तरीके से होना है, ये विकास पे, डेवलपमेंट पे, ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा, लेकिन कथन कारण एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे। ठीक है, बी आपका सही होगा। देखिए, जब भी हम साधन की बात करें, हम रिसोर्सेज की बात करें, अब पैसे से आप कुछ खरीद रहे हैं तो वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, अब आप वुड लाए, वुड से आप फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी एक रिसोर्स हुआ। तो किस तरीके से जो प्रकृति में जो चीजें हैं उसको आप एज अ रिसोर्स की तरह यूज करें, उसकी बात कही गई है। ठीक है, तो ये बी आपका सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। एल्यूमिनियम इज अ ग्रीन मेटल, इट सेव फॉरेस्ट बाय रिप्लेसिंग द वुड। एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो क्लास, यहां पर मैं आपको बता दूं, ए आपका सही है। ठीक है, ए आपका सही है, परंतु आर आपका गलत है। ठीक है, इट सेव फॉरेस्ट बाय रिप्लेसिंग द वुड नहीं, ये डी आपका सही उत्तर होगा। 28 का डी सही उत्तर है। 29 की बात हम करते हैं। देखिए, यूपीएससी का फिर ये प्रश्न है, प्रीलिम्स का प्रश्न है। देखिए, भारत में एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सृजन पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते हैं और ये अनोखे जीवित जड़ पुल इन्हें कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कुछ इस तरीके से होता है, आपको दिख रहा है, ये देखिए फिगर में, यहाँ पर ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, इनकी जो जड़ें हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और फिर ये इसी तरीके से कनेक्ट हो के ये पुल का निर्माण कर देती है। ठीक है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, जीवित जड़ पुल कहते हैं। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके मेघालय में पाए जाते हैं। 29 का ए आपका सही उत्तर है। 30 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन नहीं है? कौन सा? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या मृदा अपरदन। ठीक है, अब बताइए क्लास, डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट नहीं है, ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्सेस इन हिमालयन रीजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन या फिर अर्बनाइजेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का कारण नहीं है तो यहाँ पर आपका ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अर्बनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? पेड़ों को काटोगे तो वहां पे जो मृदा है उसका अपरदन होगा, सॉइल इरोजन होगा। पेड़ों को काटोगे तो वहां पे जो स्पीशीज रह रही है, जिनका वो हैबिटेट है, वहां पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होनी है। ठीक है, अगर पेड़ों को, जो हिमालयन रीजन में जो आपके पेड़ है उनको आप काटोगे तो वहां पर भी आपका वाटर सोर्सेज जो है वो आपके सूखेंगे। ठीक है, ये चीज समझेगा। तो 30 का सी आपका सही उत्तर है। 31 देखते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ के जो आपके जो पर्वत है वो आपके क्यों बंजर होते जा रहे हैं? वहां पे डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण क्या है? मतलब ये बंजर क्यों होते जा रहे हैं? पर्वत एक तरीके से, पूरी तरीके से बंजर हो रहे हैं, मतलब वहां की सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या फिर तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो 31 का सी आपका सही उत्तर है। मैंने आपको बताया था एक क्लास में, टेस्ट वाले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में, झूम कृषि के बारे में। ठीक है, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो भी फॉरेस्ट वाला लैंड होता है आपका, ठीक है, जैसे ये खूब फॉरेस्ट है, यहाँ पे खूब पेड़ है, तो ये क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट वाले लैंड में से पेड़ों को काट देते हैं और इसको एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। फिर ये यहाँ पर तब तक खेती करते हैं जब तक कि यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी आपकी रहती है। जैसे ही ये सॉइल अपनी जो फर्टिलिटी होती है, जो इसमें जो आपके फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊ
होती है, जब तक ये भूमि, तब तक वो यहाँ पर खेती करते हैं। जैसे इनकी फर्टिलिटी खत्म होती है, ठीक है, ये इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको काटते हैं, फिर यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब एक जगह के पेड़ काटे, वहां खेती की, तब तक खेती की जब तक ये उपजाऊ थी वो भूमि। जैसे ही उपजाऊ जो उसकी फर्टिलिटी थी खत्म हुई, उस वहां का पोर्शन को काट के आगे बढ़े, फिर वहां का वृक्ष काटे, फिर वहां पर खेती की, फिर वहां पर। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, जिसको कि हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। 31 का सी आपका सही उत्तर है। 32 देखते हैं। भारत में वन क्षेत्र का हास्य भारत के जनानिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात की गई है। ठीक है, फिर वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। देयर इज यूजुअली अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेस्ट एरिया एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्लास इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 32 का, क्योंकि आप खुद सोचिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होगी, बस्ती बसाने के लिए जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर करके वहां पर क्या, वहां पर घर बनाए जाएंगे, या फिर उन फॉरेस्ट पे आपके एग्रीकल्चर लैंड बनाए जाएंगे लोगों का पेट भरने के लिए। तो कहा जा सकता है इस चीज को। तो यहाँ पर आपका ए आपका सही उत्तर होगा। 32 का ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न देखते हैं, वन हास का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है, सड़कों का विकास, नदी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या फिर कृषि विकास। तो मैं आपको बता दूं डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज जो है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिक विकास है। यहाँ पर जो चीजें आपको दी गई है, चार चीजें जो दी गई, ये सारा हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए, वनों की कटाई के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया मुख्य कारण क्या है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का सी। लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए वनों की कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए 34 जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। आधारभूत संरचना के लिए विकास की कमी, जंगल की आग, सिंचाई की कमी या इनमें से कोई नहीं। ये झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है। और जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड के वन के क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, इसका सही उत्तर है आपका जंगल की आग। 34 का बी आपका सही उत्तर है। 35 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। कौन सा नगर आपका वृक्षारोपण में, एफॉरेस्टेशन में, ठीक है, विशिष्टता रखता है। तो विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलोंग या फिर वालपाई। तो यहां पर 35 का आपका सही उत्तर है वालपाई। 36 प्रश्न को देखते हैं, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र है, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए आपका फॉरेस्ट एरिया, ये पूछा गया है। ठीक है, 25, 33, 43 या फिर 53, और ये इसका सही उत्तर है आपका 33%। फिर वही प्रश्न कि कितना फॉरेस्ट एरिया आपका होना चाहिए, तो कितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, झारखंड प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है, 33%। 38 फिर वही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, बताइए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, 33% होना चाहिए। 39 प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। तो अभी फिर देखिए क्लास, वही चीज बोली गई है, कितना होगा, एक तिहाई को जब आप परसेंटेज में देखोगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 33%। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, चाहे 33% दिया हो चाहे एक तिहाई दिया हो, बात एक ही है। देखो 1/3 इंटू 100 जब करोगे तो आपका कितना आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका 33%। ठीक है, 40 प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का सर्वंग नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। तो कौन सा फॉरेस्ट का कैटेगरी नहीं है, बताइए। यहाँ पे ग्राम वन दिया है, संरक्षित वन दिया है, नेशनल पार्क दिया है और नेशनल फॉरेस्ट दिया है। तो कौन सा नहीं है आपका, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, विलेज फॉरेस्ट होता है, लेकिन नेशनल पार्क को आपके कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट में नहीं रखा गया है 1952 में। 41 का देखते हैं,
निम्नलिखित कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, ठीक है, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए कीटनाशक को और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन राष्ट्रीय वन नीति में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स 2000 नहीं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यहाँ पर कीटनाशकों और इन सब की बात नहीं की गई है, ठीक है, कीटनाशकों की बात नहीं की गई है। तो 41 का आपका डी आपका सही उत्तर होगा। 42 देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो क्या थे देखते हैं, क्या क्या है। इकोलॉजिकल बैलेंस को इनकरेज करना, सोशल फॉरेस्ट्री को इनकरेज करना, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री में फॉरेस्ट होना, इनकरेजिंग द पब्लिक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका बोला गया है किसका, राष्ट्रीय वन नीति का क्या क्या उद्देश्य का जो सही उत्तर है वो है सी, इनकरेज इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो 42 का सी आपका सही उत्तर है। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यही पे एंड करेंगे। अगर इस सेशन में कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है, हिंदी में डाउट होता है, इंग्लिश में डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।